आज मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन यानी आणविक विकास की एक बहुत ही शानदार और रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। इस चर्चा में हम जीवन के बिल्कुल बेसिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब ये बात सच में हैरान करने वाली है। जीवन का जो बिल्कुल ओरिजिनल बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर था ना, वो असल में डीएनए नहीं था। जी हाँ, कोशिकाओं का जो वर्जन 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो आरएनए था। यानी आदिम जीवन और उसकी सारी बुनियादी प्रक्रियाओं की शुरुआत इसी जेनेटिक मटेरियल से हुई थी। इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड यानी आदिम जीवन को समझेंगे। फिर देखेंगे कि आरएनए की अस्थिरता ने कैसे डीएनए को जन्म दिया। उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का सबूत जानेंगे। फिर रेप्लिकेशन फोर्क और एंजाइम्स की बात होगी और आखिर में नीट के लिए कुछ बेहद जरूरी सवालों पर नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं हमारे पहले पड़ाव में, आरएनए संसार यानी आदिम जीवन। सोचिए, अरबों साल पहले की उस दुनिया में आरएनए सच में एक अल्टीमेट मल्टीटास्कर हुआ करता था। मतलब ये सिर्फ डेटा स्टोर और ट्रांसफर करने वाला कोई आम जेनेटिक मॉलिक्यूल नहीं था, बल्कि ये एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की तरह भी काम करता था। केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाना भी इसी के जिम्मे था। और ऐसे एंजाइम की तरह काम करने वाले खास आरएनए को हम राइबोजाइम कहते हैं, जैसे कि 23S rRNA जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, अस्थिरता और डीएनए का विकास। अब देखिए, मल्टीटास्किंग तो आरएनए कर रहा था, लेकिन इस वर्जन 1.0 में एक बहुत बड़ा बग यानी खामी थी, और वो थी इसकी अस्थिरता। इसके राइबोस शुगर के दूसरे कार्बन पर एक 2-OH यानी 2'OH ग्रुप बैठा होता है, जो बेहद रिएक्टिव है। इसी वजह से आरएनए का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से टूट फूट सकता है, और इसमें म्यूटेशन इतनी तेज होते हैं कि क्या बताएं। यही वजह है कि एचआईवी और इन्फ्लुएंजा जैसे आरएनए वायरस इतनी जल्दी अपना रूप बदल लेते हैं। इसी खामी को दूर करने के लिए प्रकृति ने एक अल्टीमेट सिक्योरिटी पैच निकाला, यानी आरएनए से इवोल्यूशन होकर बना डीएनए। इस नए अपग्रेड में सबसे पहले उस रिएक्टिव 2-OH ग्रुप को हटाकर डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाई गई। फिर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए यूरेसिल की जगह आ गया थायमीन, और सबसे कमाल की बात, इसमें एक डबल हेलिक्स संरचना बन गई। इन दो कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक लड़ियों के आ जाने से नेचर को गलतियां सुधारने, मतलब एक शानदार रिपेयर मैकेनिज्म बनाने का मौका मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का प्रमाण। वॉटसन और क्रिक ने एक बड़ी ही शानदार थियरी दी थी। उनके हिसाब से ये जो नया और स्टेबल जेनेटिक कोड है ना, ये खुद को एक बहुत ही खास तरीके से कॉपी करता है, जिसे सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी मॉडल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब भी डीएनए की कोई नई कॉपी बनती है, तो उस नए मॉलिक्यूल में एक लड़ी तो हमेशा पुरानी यानी पैतृक होती है, और दूसरी लड़ी बिल्कुल नई बनी होती है। पर विज्ञान में सिर्फ थ्योरी से तो काम चलता नहीं, पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं। और ये पुख्ता सबूत दिया 1958 में मेसेल्सन और स्टाल के ऐतिहासिक प्रयोग ने। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को पहले भारी नाइट्रोजन यानी 15N वाले मीडियम में उगाया, और फिर उसे नॉर्मल 14N वाले मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। 20 मिनट बाद यानी पहली जेनरेशन का जो डीएनए मिला, उसका घनत्व या डेंसिटी हाइब्रिड थी। और फिर 40 मिनट बाद दूसरी जेनरेशन में देखा गया कि आधा डीएनए हाइब्रिड था और आधा पूरी तरह से लाइट यानी हल्का। इस सटीक गणित ने बिल्कुल साफ कर दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन 100% सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। वैसे इस बात को और भी पक्का करने के लिए एक पैरेलल कन्फर्मेशन भी हुआ। टेलर नाम के वैज्ञानिक ने फाबा बीन्स, जिन्हें हम विसिया फाबा कहते हैं, उन पर रेडियोधर्मी थायमिडीन का इस्तेमाल करके एक प्रयोग किया। और मजे की बात यह है कि इस प्रयोग ने भी बिल्कुल उसी सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म पर मोहर लगा दी। किसी भी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए ऐसे बैकअप फैक्ट्स बहुत काम आते हैं। अब रुक करते हैं चौथे हिस्से का, रेप्लिकेशन फोर्क और एंजाइम। सेल साइकिल के एस फेज के दौरान एक गजब की मॉलिक्यूलर असेंबली लाइन चालू हो जाती है। ये कोई रैंडम काम नहीं है, बहुत नपातुला प्रोसेस है। सबसे पहले पूरे डीएनए पर एक खास लोकेशन ढूंढी जाती है, जिसे ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब क्योंकि पूरे डीएनए को एक साथ खोलने में बहुत ज़्यादा सेलुलर एनर्जी खर्च हो जाएगी, इसलिए इसे सिर्फ एक छोटे से हिस्से में खोला जाता है। इससे एक वाई आकार का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस पूरी बायोलॉजिकल फैक्ट्री को चला कौन रहा है। यहाँ 3 मेन मॉलिक्यूलर वर्कर्स हैं। पहला है हेलिकेज, जो एक अनजिपर की तरह काम करता है और डीएनए की डबल स्ट्रैंड को मैकेनिकली खोलता है।
दूसरा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये मेन वर्कर है जो नई लड़ी बनाता है, वो भी बहुत तेजी और सटीकता के साथ। और तीसरा है लाइगेज, जो बेसिकली एक मॉलिक्यूलर गोंद है जो बाद में छोटे छोटे डीएनए टुकड़ों को आपस में जोड़कर सील कर देता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। पॉलीमरेज एंजाइम की एक जिद होती है कि वो सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करेगा। इसी वजह से दो अलग अलग तरह की लड़ियां बन जाती हैं। लीडिंग स्ट्रैंड पर जो टेम्पलेट 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, वहां काम बिना रुके लगातार चलता रहता है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पर काम रुक रुक कर छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, और इन्हीं स्टॉप एंड गो वाले छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और अब वक्त है सबसे अहम सेगमेंट का, नीट एग्जाम्स के लिए कुछ जरूरी सवाल। आइए देखते हैं कितना कुछ याद रहा। तो पहला सवाल ये रहा, उस आरएनए मॉलिक्यूल को हम साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं जो एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करता है? सोचिए, बिल्कुल सही, उसे राइबोजाइम कहा जाता है। अब दूसरा सवाल, लैगिंग स्ट्रैंड पर जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बिखरे होते हैं, उन्हें आपस में जोड़ने का काम कौन सा क्रिटिकल एंजाइम करता है? याद है ना वो मॉलिक्यूलर गोंद? जी हां, इसका सही जवाब है डीएनए लाइगेज। और यह है तीसरा और काफी ट्रिकी सवाल। ऐतिहासिक मेसलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में भारी और हल्के डीएनए को अलग करने के लिए किस बहुत ही खास एनालिटिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था? इसका सही जवाब है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी टेक्निक ने पूरे रेप्लिकेशन के रहस्य से पर्दा उठाया था। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया कि कैसे आदिम आरएनए से इवॉल्व होकर एक सुरक्षित डीएनए बना, और कैसे ये जेनेटिक कोड खुद की एकदम परफेक्ट कॉपी तैयार करता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये जेनेटिक कोड सुरक्षित तो है, पर सेल असल में से पढ़ती कैसे है, प्रमोटर क्या है, सिस्ट्रॉन क्या बला है, और ट्रांसक्रिप्शन का ये पूरा जादुई प्रोसेस कैसे काम करता है, इन उलझनों को सुलझाना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। तो अगले विश्लेषण में इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठाया जाएगा। तब तक के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इन अद्भुत चमत्कारों को एक्सप्लोर करते रहिए।